हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं लैब असिस्टेंट यानी कि प्रयोगशाला सहायक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से कुछ हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर देखिए, जो लैब असिस्टेंट का पेपर है उसकी जो टेंटेटिव डेट है वो है अगस्त में मे बी इसका पेपर हो जाए। और तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं फिजिक्स से, केमिस्ट्री और थर्ड है बायोलॉजी। ठीक है, तीनों का परसेंटेज लगभग लगभग बराबर रहता है। यहाँ पर मैं आपको 2019 में जो पेपर हुआ था लैब असिस्टेंट का, उसका केमिस्ट्री वाला पोर्शन यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझेंगे। और ये जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है और 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। और जो लेवल रहता है वो रहता है 11th एंड 12th का लगभग। कुछ क्वेश्चन बेसिक भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 11th और 12th के जो एनसीईआरटी पर अगर आप फोकस करेंगे तो वहाँ पर से आपको क्वेश्चंस इसके मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन जो केमिस्ट्री का आया है वो है, फॉर द विच ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कोफिशिएंट आर सेम। तो इसमें ऑप्शन देख रखे, पार्शियल ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब मोस्टली मेरे ख्याल से इंग्लिश में समझना ज़्यादा बेटर रहेगा इन कंपेयर टू हिंदी के। तो इसमें अगर आप हिंदी में देखें तो बहुत सारे वर्ड टिपिकल हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको इंग्लिश में ही बताऊंगा। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो हिंदी में आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में बता दूंगा। तो देखिए, यहाँ पर है कि किस टाइप के रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन और जो रेट कोफिशिएंट है वो दोनों सेम होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है कौन सा, रेट आर इक्वल टू होता है के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर अगर जीरो होती है तो यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, अगर आर की पावर 1 होती है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और 2 होती है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम यहाँ पर आर की पावर 0 रखते हैं तो कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन आती है, ये होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो किसी की अगर पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, के। जहाँ पर आर है रेट ऑफ रिएक्शन, आर क्या है यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन, और जो के होता है वो क्या होता है, रेट कोफिशिएंट या रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पर से हमें दिख रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर यहीं पर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखेंगे तो आर इक्वल टू के आर की पावर 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट बराबर नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर आर की पावर 1 भी है साथ में। तो पहला का आंसर हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, एन टाइप जर्मेनियम इज ऑब्टेन्ड ऑन डोपिंग इंट्रिंसिक जर्मेनियम विथ। ये जो क्वेश्चन है वो सॉलिड स्टेट है, आपको इसको फिजिक्स का भी मान सकते हैं और केमिस्ट्री दोनों का क्वेश्चन है। तो देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनते हैं बोल रहा है, जब हम क्या करें, जर्मेनियम में किसकी डोपिंग करें। देखिए, अब यहाँ पर सिंपल सा देखना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ये सब जो होते हैं वो कौन से होते हैं, 14th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें क्या करते हैं, 15th ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। 15th ग्रुप में कौन आते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब। और एक इससे पिछला वाला होता है 13th ग्रुप। ठीक है, उसमें कौन आता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, देखिए 14 से नेक्स्ट वाला, ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट अगर हम डोपिंग करते हैं तो नेक्स्ट में मतलब 15th ग्रुप की डोपिंग करते हैं तो कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, एन टाइप का। और 14th में प्रीवियस वाली डोपिंग करते हैं तो यहाँ पर कौन सा टाइप का बनता है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर हमारे पास बनता है। तो ध्यान रखना है, 14th ग्रुप के एक एलिमेंट में अगर उसके नेक्स्ट ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो कौन सा टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, एन टाइप। और अगर प्रीवियस वाले की यानी कि 13th ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड की जाती है तो बनता है कौन सा, पी टाइप। ठीक है, तो प्रीवियस वाली इम्प्योरिटी होगी तो पी टाइप बनेंगे, नेक्स्ट वाली इम्प्योरिटी होगी तो एन टाइप। तो अगर हम यहाँ एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है जर्मेनियम में तो हमें कौन सी इम्प्योरिटी डालनी होगी यहाँ पर से, फॉस्फोरस, यानी कि नेक्स्ट टाइप की। अगर एल्यूमिनियम, बोरॉन वगैरह डालेंगे तो कौन सी बन जाएगी, इनसे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें जर्मेनियम में फॉस्फोरस को ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है,
विच कैटलिस्ट इज यूज्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमारे रिएक्शन है, बेंजीन में जो रिएक्शन करा रखी है वो CH3I की, और यहाँ पर टोल्यूइन बन जा रहा है और उसके बाद साथ में क्या बन रहा है HCl। तो इसकी रिएक्शन अगर हम देखें तो ये कौन से टाइप के रिएक्शन है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर के बेंजीन रिंग पर जुड़ जाता है तो इससे हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या है, इसको हम बोल सकते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन टाइप की रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारी बेंजीन रिंग है, इसमें अगर हम क्या करते हैं CH3Cl या CH3, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर बेंजीन रिंग में हम कोई भी CH3Cl या CH3I के रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी लुईस एसिड लाइक AlCl3, ठीक है, AlCl3 इसके प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ पर से क्या हो जाता है, आयोडीन इसके साथ चले जाता है और यहाँ पर से CH3 पॉजिटिव इस एरोमेटिक रिंग पे आके जुड़ जाता है और बन जाता है, कोई भी जो एल्काइल ग्रुप होगा वो आकर के एरोमेटिक रिंग पे आके जुड़ जाएगा। तो ये जो रिएक्शन हो रही है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, यहाँ पर किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है, ये AlCl3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा AlCl3। इसी प्रकार से सिमिलर फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन भी होती है, जहाँ पर इस टाइप का ग्रुप आता है CH3C डबल बॉन्ड OI इस टाइप का, तो यहाँ पर से एसाइल ग्रुप जुड़ जाता है, यानी आयोडीन यहाँ से बाहर निकलेगा और CH3CO ग्रुप एरोमेटिक रिंग पे आके जुड़ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा AlCl3। अगला क्वेश्चन है, एराइल हैलाइड ऑन रिएक्टिंग विद सोडियम इन ड्राई ईथर गिव्स डाइफिनाइल, द रिएक्शन इज कॉल्ड। तो ये तो 11th 12th वाली रिएक्शन है। यहाँ पर क्या कह रहा है, एराइल हैलाइड यानी कि जैसे हमारे पास कोई भी एरोमेटिक रिंग है, इसमें अगर कोई हेलोजन जुड़ा रहता है इसको क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड। ये क्या कह रहा है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम के साथ। तो ये जो रिएक्शन होती है वो एरोमेटिक रिंग की जब रिएक्शन होती है उसको फिटिक रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर दो सोडियम के मॉलिक्यूल आपस में बीच में जुड़ते हैं और ये जो दो यूनिट होती है एराइल हैलाइड की वो आपस में क्या हो जाते हैं, बीच से क्या निकल जाता है, यहाँ से 2NaCl मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर हो जाते हैं और ये दोनों रिंग आपस में जुड़ जाती हैं, तो -2NaCl बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा डाइफेनिल। ये क्या बन गया, इसको बोलते हैं डाइफेनिल। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एराइल हैलाइड ऑन रिएक्टिंग विद सोडियम, तो एराइल हैलाइड क्या कर रहा है, सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, गिव्स डाइफेनिल, बन क्या रहा है, डाइफेनिल। तो इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहते हैं, इस रिएक्शन को बोला जाता है फिटिक रिएक्शन। अगर इसी की जगह एराइल हैलाइड की जगह एल्किल हैलाइड होते हैं, जैसे माना CH3Cl प्लस यहाँ पर से 2Na प्लस यहाँ पर से ClCH3, और ये सेम प्रोसेस होती है, यहाँ पर भी बीच से क्या निकलता है, दो मॉलिक्यूल NaCl बाहर निकल जाते हैं, तो यहाँ पर से बन जाता है क्या, CH3CH3, एल्केन टाइप के कंपाउंड बनते हैं, इसको बोलते हैं कौन सी रिएक्शन, वुड्ज रिएक्शन। और अगर एक मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड का हो या एक मॉलिक्यूल एराइल हैलाइड का, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो उसको कौन से बोलते हैं, वुड्ज फिटिक रिएक्शन। तो वुड्ज रिएक्शन में क्या होना है, ये वाले एल्काइल हैलाइड आपस में जुड़ते हैं, फिटिक रिएक्शन में एराइल हैलाइड आपस में जुड़ते हैं, और वुड्ज फिटिक में एल्किल हैलाइड प्लस एराइल हैलाइड दोनों आपस में जुड़ करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर दोनों एराइल हैलाइड अगर आपस में जुड़ेंगे तो कौन सा टाइप की रिएक्शन होगी, फिटिक रिएक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट रिलेशन इज, इनमें से कौन सा करेक्ट रिलेशन होता है। ये जो क्वेश्चन आ रखा है वो कौन से आ रखा है, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से आ रखा है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, यहाँ पर होता है Kp इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng, ठीक है। तो Kp जो होता है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, जब पार्शियल प्रेशर हम यूज करते हैं रिएक्शन का किसी रिएक्टेंट का, और Kc जब यूज होता है जब हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। इसमें बोले कि आपको Kp एंड Kc के बीच का रिलेशन पता कीजिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डेल्टा Ng आपको निकालना है, ठीक है। तो डेल्टा Ng क्या होता है, डेल्टा Ng होता है N मतलब नंबर ऑफ मोल्स और G मतलब गैसियस मोल्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस रिएक्शन में क्या होता है, ये जो रिएक्शन है ये है हैबर प्रोसेस फॉर
फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो यहाँ पर सारे के सारे गैसें होती है, N2 भी होती है, H2 भी होती है और NH3 भी। तो अगर हम प्रोडक्ट साइड में देखें तो 2 मोल हैं गैस के, यानी कि अमोनिया के 2 मोल हैं माइनस, और यहाँ पर रिएक्टेंट में देखें तो 1 मोल है नाइट्रोजन का और 3 मोल है हाइड्रोजन के, तो टोटल 4 मोल हैं। तो टोटल डेल्टा Ng की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, -2। अगर इसके लिए हमें बताए पूछे जैसे इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए हो जाएगा Kp = Kc × RT की पावर कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन ऐसे इक्वेशन के थ्रू भी पूछ सकता है। आपको ध्यान रखना है Kp = Kc × RT की पावर डेल्टा Ng, तो इसका आंसर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो Kp कब यूज होता है, जब हम किसी भी रिएक्शन में पार्शियल प्रेशर के बेस पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो तब Kp यूज होता है, और जब कंसंट्रेशन के बेस पर लिखते हैं तो Kc यूज होता है। अगला क्वेश्चन है इंडिगो जो होती है, इंडिगो हमारा क्या होता है, जैसे हम नील वगैरह यूज करते हैं उसी को इंडिगो बोलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो डाई वाले चैप्टर से है। डाई जो होते हैं वो कलर वाली चीजें होती है, जैसे कपड़ों में डाई की जाती है, तो ये सब कौन सी टाइप की डाई होती है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है वेट डाई जो होती है वो कौन सी होती है, इंडिगो एक वेट डाई होती है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप होते हैं, आपको सिंपल सा याद रखना है इंडिगो एक वेट डाई होती है बस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। केमिकल नेम ऑफ फॉस्जीन कह रहा है, केमिकल नेम ऑफ फॉस्जीन। तो फॉस्जीन जो बनती है वो कैसे बनती है, वो जब हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जो है एयर के प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है, तो यहाँ पर से एक गैस बनती है जिसको बोलते हैं फॉस्जीन, और जिसका फॉर्मूला होता है कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, कार्बोनिल क्लोराइड COCl2। अब देखिए जब से क्लोरोफॉर्म जो होता है वो क्या होते हैं, उसका फॉर्मूला होता है CHCl3। CHCl3। अब इसको कहा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को कभी भी ट्रांसपेरेंट बोतल में नहीं रखना चाहिए, ऑलवेज इसको कहाँ रखना चाहिए, कलर्ड बोतल में। क्योंकि क्या होता है, क्लोरोफॉर्म अगर एयर की प्रेजेंस में हो और उसको सनलाइट मिलती है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर से इसके बीच से ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाती है इस वाले बॉन्ड में, और इस टाइप का हमें कंपाउंड इंटरमीडिएट मिलता है। फिर यहाँ पर से HCl निकल करके क्या बन जाती है, फॉस्जीन गैस का फॉर्मेशन होता है, साथ में HCl गैस निकलती है। ये फॉस्जीन गैस जो होती है काफी पॉइजनस गैस होती है, इस वजह से हमेशा क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को एक कलर्ड बोतल में रखा जाता है ताकि इसमें लाइट ना पड़े और फॉस्जीन गैस का फॉर्मेशन ना हो। तो हमसे पूछा जा सकता है कि फॉस्जीन गैस किससे बनती है, तो क्लोरोफॉर्म से बनती है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कार्बोनिल क्लोराइड यानी कि COCl2 होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन अगला हो गया। तो जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो ज्यादातर क्या रखे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे, लेकिन हो सकता है इस बार थोड़ा लेवल बढ़ जाए तो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑन बेंजीन न्यूक्लियस एक्टिवेट्स इट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका कहने का मतलब है कि जैसे हमारे पास कोई एरोमेटिक रिंग है लाइक बेंजीन, बेंजीन रिंग पे हम किस टाइप का ग्रुप लगाएं कि इस पे इलेक्ट्रोफाइल बहुत आसानी से आए, इलेक्ट्रोफाइल आकर के इस हाइड्रोजन को हटा देता है, और कुछ इस टाइप से रिएक्शन होती है, यहाँ पर से आकर के इस एरोमेटिक रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है। इस टाइप से इस रिएक्शन का नाम क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब भी किसी भी एरोमेटिक रिंग में हाइड्रोजन को हटा करके कोई इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल कैसी स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, वो ग्रुप अगर आके जुड़ जाता है एरोमेटिक रिंग पे तो इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल किसी एरोमेटिक रिंग पर कब आना चाहेगा, जब क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये वहां पर आना चाहता है जहां पर इलेक्ट्रॉनों की इसको अधिकता मिले, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो जब ये ग्रुप जो हमने लगा रखा है ये कैसा हो, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप हो, तभी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल आसानी से इस एरोमेटिक रिंग पर आने की कोशिश करेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सभी जो ग्रुप हैं, जैसे CN है और CNO है और COOR है, ये सभी के सभी कैसे ग्रुप होते हैं, ये सभी के सभी होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होते हैं। जबकि इन सभी में क्या है, OH ही एक ऐसा ग्रुप है जो जिस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, एरोमेटिक रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर देगा OH रिंग की तरफ तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी एरोमेटिक रिंग पे और इलेक्ट्रोफाइल आसानी से यहाँ पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर किसके प्रेजेंस में एरोमेटिक रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल आना चाहेगा, होगा OH की प्रेजेंस में।
अब आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी किसी एरोमेटिक रिंग से लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप जुड़े होंगे, जैसे OH या फिर NH2, ठीक है, इस टाइप का कोई ग्रुप होगा, तो जब भी लोन पेयर डोनेटिंग ग्रुप जुड़े रहेंगे तो तब कौन सा होगा, वो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं, यानी कि वो एरोमेटिक रिंग को एक्टिवेट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल के आने के लिए। जबकि इस टाइप के जो ग्रुप होते हैं जहां पर लोन पेयर नहीं लगे रहते, जैसे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। आपको याद होने चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे विड्रॉइंग कौन से होते हैं, CN, CO, इस टाइप के जो ग्रुप होते हैं CNO, COOR, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। और OH, NH2, ये सब कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिंग को एक्टिवेट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा OH वाला, यानी C ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विच विद इन ए न्यूक्लियस बीटा डीके प्रोसेस इज गिवन बाय। देखिए बीटा डीके प्रोसेस में क्या होता है, बीटा डीके प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है। तो क्या होता है, न्यूट्रॉन जो है डिसइंटीग्रेट होता है बीटा डीके में, और यहाँ पर से क्या बनता है, इससे प्रोटॉन बनता है प्लस एक इलेक्ट्रॉन बनता है, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर से न्यूट्रॉन डीके होने पर प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन बन रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। यहाँ पर प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बन रहा है प्लस इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा है, सॉरी यहाँ पर न्यूट्रॉन बन रहा है। तो हमारी जो बीटा डीके प्रोसेस होती है न्यूक्लियस के अंदर, वहां पर क्या होता है, न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट होकर प्रोटॉन बनाता है प्लस इलेक्ट्रॉन बनाता है, और एक साथ में बनता है क्या, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। इसको क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। जब भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन जो है डिसइंटीग्रेट होता है, वो क्या बनाता है, प्रोटॉन बनाता है, और बीटा डीके में न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट होकर प्रोटॉन बनाता है, इलेक्ट्रॉन बनाता है, साथ में एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट किस चीज के लिए यूज होता है, तो ये जो यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है, फॉस्फाइड की पॉइजनिंग के लिए, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जो पॉइजन होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज होता है, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट या सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट यूज होता है, ये आपको याद ही करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, फॉर विच एसिड एंड इट्स सॉल्ट, फॉर वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट pH इज गिवन बाय। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, फॉर वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, तो पीएच जो इसके लिए फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। तो ये फॉर्मूला ही हमें याद रखना है। पीएच अगर किसी वीक एसिड और उसके सॉल्ट का निकालना होता है तो हमें ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए जिससे हम निकालते हैं पीएच। पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट कंसंट्रेशन अपॉन एसिड कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वीकेस्ट ट्रांस इफेक्ट इज शोन बाय। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, जहां पर हमें ट्रांस इफेक्ट का पता होना चाहिए। तो ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, ट्रांस इफेक्ट में क्या होता है, कोई स्क्वायर प्लेनर अगर कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उनमें से लिगेंड हटने के जो प्रोसेस होती है वो ट्रांस इफेक्ट के थ्रू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड है PTNH3 होल 4 2+। इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्लेटिनम के साथ 4 लिगेंड जुड़ रखे हैं अमोनिया, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, Cl नेगेटिव यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा है, Cl नेगेटिव आएगा और इनमें से एक अमोनिया को हटा देगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला अमोनिया हट गया तो यहाँ पर Cl जुड़ गया। अब क्या है, अगर माना जो इनकमिंग Cl है, ये जो Cl जुड़ गया, अगर इसका क्या है, ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, तो ये क्या करता है, जो अगला Cl आएगा वो इसके ट्रांस में आके जुड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या करता है, इस Cl का ट्रांस इफेक्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर है और किससे ज्यादा है, अमोनिया से ज्यादा है। तो ये क्या करता है, Cl का अपने से ट्रांस वाले अमोनिया को क्या कर देता है, यहाँ से हटा देता है और इसकी जगह इनकमिंग Cl आ जाता है। तो यहाँ पर हमें ये जो नया Cl आ गया वो यहाँ पर आ गया और हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है। इस कंपाउंड का नाम बोलते हैं ट्रांस प्लेटिन, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है। अब हमें यहाँ पर कौन किसको हटाएगा, इसके लिए क्या होता है, एक ट्रांस इफेक्ट सीरीज होती है, जो कि ये है, सबसे लास्ट एंड में लो एंड पे H2O OH नेगेटिव F नेगेटिव, फिर बढ़ते हुए NH3R NH2 pyridine, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, SCN माइनस, NO2 माइनस, C6H5 SCNH2 होल ट्वाइस, CH3 नेगेटिव H नेगेटिव, ASR3 PR3 C2H4 NO CO और CN। तो अगर यहाँ पर देखेंगे COCN NO, यानी कि जहाँ पर पाई बॉन्डेड टाइप के लिगेंड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट शो करते हैं, जबकि हेलोजेंस और जो
ऑक्सीजन डोनर वाले होते हैं वो वीक ट्रांस इफेक्ट शो करते हैं। अगर हम यहाँ पर से देखें इस क्वेश्चन में तो सबसे कम ट्रांस इफेक्ट जो ऑक्सीजन डोनर होते हैं वो शो करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस पर हम देखें तो OH नेगेटिव इनमें सबसे कम ट्रांस इफेक्ट शो करेगा, जो कि हमें इस सीरीज से दिख रहा है। तो ये सीरीज हमें याद होनी चाहिए ट्रांस इफेक्ट की। ट्रांस इफेक्ट होता क्या है कि अगर कोई इनकमिंग लिगैंड जो है जुड़ गया है और उसकी कितनी पावर है कि अपने ट्रांस वाले लिगैंड को हटाने की। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें Cl नेगेटिव जुड़ा और Cl नेगेटिव ने क्या किया, इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा था तो इसने अमोनिया को यहाँ से रिप्लेस करवा दिया, तो इसी को ट्रांस इफेक्ट बोलते हैं। और ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ज्यादातर पाया जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये सीरीज अगर हमें याद होगी तो हम ट्रांस इफेक्ट को बता सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा BSc लेवल का था और बाकी क्वेश्चन 11th-12th लेवल के ही थे अभी तक का। अगला क्वेश्चन है हिंसबर्ग रिएजेंट इज। हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है वो यूज होता है कहाँ पर, टू डिफरेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को डिफरेंशिएट करने के लिए हिंसबर्ग रिएजेंट यूज होता है, जो क्या होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अगर आप 12th का एमीन वाला चैप्टर अगर हम देखेंगे, नाइट्रोजन वाला जो चैप्टर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स वाला, उसमें ये टेस्ट बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है बेंजीन सल्फोनिल और क्लोराइड। ये रिएजेंट जो यूज होता है किस चीज़ के लिए यूज होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। हिंसबर्ग रिएजेंट कौन सा है, C6H5SO2Cl। ठीक है, तो ये हमारा। और जो जिंक क्लोराइड और HCl होता है इसके क्या होता है, ये ल्यूकास टेस्ट में यूज होता है, जो कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज होता है। ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विथ विच फ्रॉम द फॉलोइंग मिथाइल एमीन रिएक्ट विथ टू फॉर्म मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब देखिए ये जो है यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मिथाइल एमीन CH3NH2, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, टू फॉर्म मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3N ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, मिथाइल ये हमारे क्या पास क्या है, मिथाइल अमीन, और ये क्या है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये बन रहा है। तो ये हमारे पास इस टेस्ट का नाम बोला जाता है क्या, कार्बिल अमीन टेस्ट। और ये भी कौन देता है, ये भी 1 डिग्री एमीन ही केवल ये टेस्ट देता है। ठीक है, तो ये भी इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, एमीन वाले चैप्टर से। तो यहाँ पर जो रिएजेंट यूज होता है वो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH CaCl3 प्लस KOH के प्रेजेंस में क्या होता है, 1 डिग्री एमीन जो कन्वर्ट हो जाते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। ये एक स्मेल प्रोड्यूसिंग होता है, मतलब बहुत सी स्मेल, अलग सी गंदी सी स्मेल आती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर 1 डिग्री एमीन हमारे कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। तो इस वजह से ये जो टेस्ट यूज होता है वो किसके लिए, 1 डिग्री अमीन को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन इस टेस्ट को नहीं देते हैं। तो ये कौन सा टेस्ट है, कार्बिल अमीन टेस्ट, और यहाँ पर रिएजेंट यूज किया जाता है क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, यानी कि C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब देखिए ये फिजिक्स का क्वेश्चन भी कह सकते हैं, केमिस्ट्री का भी कह सकते हैं। पार्टिकल नेचर को दिखाने के लिए, यानी कि पार्टिकल नेचर फॉर एग्जांपल आप ये मान सकते हैं कि जो आइंस्टीन ने बताया था कि E = h न्यू। ठीक है, जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर शो करती है, यानी कि पैकेट्स ऑफ फॉर्म के एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है। तो वो किसके थ्रू उसने बताया था, उसने बोला था कि भाई एक हमारी मेटल की सरफेस है, उसमें से क्या किया उसने, यहाँ पर से रेडिएशन डाली थी, और रेडिएशन डालने के बाद यहाँ पर से क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ था। ठीक है, तो इस इफेक्ट को क्या बोलते थे, इस इफेक्ट को बोलते थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू क्या प्रूफ होता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो है वो प्रूफ होता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक hν रेडिएशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो पैकेट्स ऑफ फॉर्म एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और इमिशन किसके फॉर्म में होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में, यानी कि 1 hν 2 hν 3 hν इस फॉर्म में होता है। ठीक है, कंटिन्यूस ना होके बंडल्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होता है। तो हमारा जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू प्रूफ होता है, जो कि आइंस्टाइन ने बताया था। अगला क्वेश्चन है, द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड स्टेट ऑफ एल्कली हैलाइड इज ड्यू टू। एल्कली हैलाइड के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें कलर किस वजह से, सॉलिड स्टेट में जो कलर आता है वो किस वजह से आता है। ठीक है,
3-4 ऑप्शन है। ये जो क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट का है, इसमें 3-4 ऑप्शन दे रहे एफ सेंटर, इंट्रिंसिक, इंटरस्टिशियल पोजीशन, शॉर्टकी डिफेक्ट या फ्रैंकल डिफेक्ट। अब देखिए यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट आता है एफ सेंटर, यानी कि इसको बोलते हैं फार्ग सेंटर। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, जैसे हमारे पास एल्केली मेटल का कोई क्रिस्टल है लाइक NaCl, अगर इसमें हम क्या करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट अगर होता है तो इसमें कौन से सेंटर जनरेट हो जाते हैं, एफ सेंटर। जैसे एक क्रिस्टल है NaCl का, ये Na+Cl- ऐसे इसमें सॉलिड स्टेट में लग रखे हैं, ये पूरा का पूरा क्रिस्टल है Na+Cl-, Na+Cl-, Cl-Na+, ऐसे करके। तो इसमें क्या होता है, अगर हम इसमें क्या करें, Na की वेपर को इस क्रिस्टल से पास करते हैं तो सोडियम क्या होता है, हीट करने पर डिसोसिएट हो जाता है Na++ इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पर से क्या करता है, Na+ यहाँ से Cl- को खींच करके बाहर निकाल देता है और साथ में क्या बन जाता है, NaCl के फॉर्म में ये बाहर निकल जाता है। अब क्योंकि Cl- इस क्रिस्टल से बाहर आ चुका है, इस वजह से न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन निकाला था Na+ के साथ में, वो क्या हो गया, इस क्रिस्टल के अंदर चले जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब हम यहाँ पर से ये लाइट पड़ती है यानी कि रेडिएशन पड़ती है, तो यहाँ लो लेवल से हाई लेवल पर जाता है और वापस आते टाइम एनर्जी को इमिट करता है, जो कि विजिबल रेंज में होती है और कलर शो होता है। ठीक है, जैसे सोडियम का कलर येलो कलर हमें को नजर आता है, तो ये किस वजह से आता है, इस सेंटर यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस सेंटर क्या कहलाता है, फाब सेंटर कहलाता है, जिस वजह से हमें ये जो कलर दिखते हैं किसके, एल्कली मेटल्स, एल्कली हैलाइड्स के जो क्रिस्टल होते हैं उनके। ठीक है, और कैसे जनरेट हुआ ये, हमने बोला कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से। जब सोडियम को हमने NaCl क्रिस्टल के वेपर से पास किया तो सोडियम प्लस Na+ ने Cl- को यहाँ से बाहर निकाला और इसकी जगह इलेक्ट्रॉन चले गया। वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लाइट अगर पड़ने पर यहाँ से एक्साइट होकर के एनर्जी को इमिट करता है, जिसकी वजह से हमें कलर शो होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एफ सेंटर। अगला क्वेश्चन है टिंचर आयोडीन इज। टिंचर आयोडीन क्या होता है, टिंचर आयोडीन जो होता है अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन होता है। ठीक है, इसका यूज जो किया जाता है वो जो हमारे घाव वगैरह होते हैं, कट वट लग जाता है तो उसको वॉश करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब एज ए एंटीसेप्टिक टाइप का इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए हैज ए रेडियस। अगर हमारे किसी न्यूक्लियस का मास नंबर ए है तो उसका रेडियस क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा हमारा जो इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर रिलेशन होता है किस किस के बीच में, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड मास नंबर। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, हमारे पास होता है R=R0 A⁻⁴। तो यहाँ पर R जो है क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। R0 जो होता है वो कांस्टेंट होता है और A जो होता है वो क्या है, मास नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट जो होता है R0, उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 1.3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो और A⁻⁴ टाइम्स डिपेंड करता है न्यूक्लियस के रेडियस उसके मास नंबर पर। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस पे, मास नंबर पे। ठीक है, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल बोल सकते हो कि एटॉमिक मास बढ़ता है या एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो वैसे वैसे किसी भी एटम की रेडियस भी बढ़ते रहती है। तो न्यूक्लियर रेडियस जो होती है R0 इंटू A⁻⁴ फॉर्मूले से निकाली जाती है। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द कंपाउंड विथ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से किस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एन हेक्सेन। एन हेक्सेन इसलिए है क्योंकि एन हेक्सेन का जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा CH2 CH2 1 2 3 4 5 6। और अगर इसके दो मॉलिक्यूल हम ले लें तो CH3 CH2 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 CH3। तो हमें जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल का, क्योंकि ये पोलर नहीं है, वैसे वैसे क्या होता है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो बढ़ जाता है, मतलब इतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा जिससे थ्रू क्या होगा, आपस में ये अट्रैक्ट होंगे। तो इस वजह से इनको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, काफ़ी हाई होगा। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ता है, तो वैसे वैसे उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो इनमें सबसे ज्यादा जो लीनियर मॉलिक्यूल होगा वो कौन सा होगा, एन हेक्सेन होगा। एन पेंटेन में एक CH2 कम हो जाएगा। नियोपेंटेन जो होगा वो लीनियर ना होकर के कैसा होगा, एक उसमें ब्रांच आ जाएगी, स्टेप से दो ब्रांच आ जाएंगी।
इस टाइप से आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये राउंड टाइप का हो जाएगा, तो इसमें सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दो मॉलिक्यूल आपस में कम सरफेस एरिया के थ्रू कनेक्ट होंगे तो उनको ब्रेक करना काफी आसान हो जाए, इतना सा सरफेस एरिया आपस में कांटेक्ट होगा। और 2 मिथाइल ब्यूटेन में भी क्या होगा, ये भी सरफेस स्फेरिकल टाइप का स्ट्रक्चर होगा, इस वजह से एन हेक्सेन जो होगा उसमें सबसे ज्यादा सरफेस एरिया में आपस में मॉलिक्यूल जुड़े होंगे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर बोल सकते हैं कि वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा। वंडर वॉल फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी मैक्सिमम होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहे होंगे कॉन्सेप्ट, और आप इस तरीके से समझते जाएगा। अगर आपको और भी क्वेश्चन समझाने होंगे और भी बताने होंगे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ यूवी रेडिएशन यूवी इन अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर। जो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसमें जो यूवी रेडिएशन यूज होती है वो कौन से सोर्स से यूज आती है, वो आती है H2D2 डिस्चार्ज लैंप, यानी ड्यूटेरियम जो डिस्चार्ज लैंप होता है वहां पर से लाइट का सोर्स होता है। ठीक है, कौन सा होता है, H2D2 डिस्चार्ज लैंप। और ये हमारे पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहाँ यूज होती है, वो यूज होती है कलर ऑफ कंपाउंड पता करने के लिए। कलर ऑफ कंपाउंड, जैसे हमने कोई कंपाउंड निकाल लिया उसका एक्चुअल में कलर क्या है उस चीज को पता करने के लिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा H2D2 डिस्चार्ज लैंप। ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, अब देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई सैंपल है, माना हमने क्या कर रखा है, 1 लीटर हमने माना क्या बना रखा है, कोई सैंपल बना रखा है, और इसमें माना हमने 1 ग्राम क्या डाल रखा है, कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है। इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या कर रखा है, डाल रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर NaCl डाल रखा था। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे जैसे अभी तो 1 लीटर था, ठीक है, 1 लीटर में क्या होगा, Na+ और Cl- के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा कम होगा, तो आपस में क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जितनी आसानी से आयंस फ्लो करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो अगर हम क्या करें, इसमें डाइल्यूशन करें, इसमें क्या करें, डाइल्यूशन करें, यानी कि इसके ऊपर से पानी और डालें, तो पानी और डालने पे क्या होगा, Na+ थोड़ा दूर जाने लगेगा और Cl- थोड़ा और दूर जाने लगेगा, यानी कि ये फ्री फ्लो होने लगेंगे। तो जितना ज्यादा फ्री फ्लो होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, कंडक्टेंस यानी कि कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ने लगेगी। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या हो जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा या कंडक्टिविटी क्या होगा, डाइल्यूशन करने के साथ साथ बढ़ते रहती है। ठीक है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जहां पर हमारे आयंस हैं वो दूर दूर होने लगते हैं और फ्रीली फ्लो होने लगते हैं, इस वजह से कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ने लगती है, क्योंकि कंडक्टिविटी जो आती है वो आयंस के फ्लो होने की वजह से आती है। ठीक है, ये आप एक हिसाब से कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस के थ्रू भी समझ सकते हैं। कोलरॉस ने ये नियम दिया था कि भाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो आयंस फ्रीली मूव करने लगते हैं, इस वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड में से कौन सा होगा। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो डिपेंड करती है वो किस पर, बात पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा रहता है उतना ही ज्यादा क्या होती है, आपस में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ही स्ट्रॉन्ग बनती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम HF में देखें तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, फ्लोरीन। इस वजह से क्या करेगा, ये अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा इस पर, तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज जनरेट आएगा, और H+ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसे हम बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इस F- पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है और इस H+ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो आपस में क्या होंगे, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग क्या बना रहे होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे होंगे। ठीक है, और सिमिलरली आगे भी ऐसे जुड़ता रहेगा ये। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगी, HF में होंगे। हालांकि NH3 में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, CH3NH2 में भी होगी, H2O में भी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग HF में होगी, क्योंकि HF में क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, इस वजह से ज्यादा नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा खुद पे और H+ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, इस वजह से अट्रैक्शन अच्छा होगा, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड HF ही बनाएगा। अब सब लास्ट क्वेश्चन बच गए हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। यहाँ पर हमें देखना है कि किस में जो है सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब हम ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो
सेट होता है वो किस में ब्रेक हो जाता है, डी ऑर्बिटल का सेट वो दो भागों में ब्रेक हो जाता है, एक होता है T2G और दूसरा कौन सा होता है EG। ठीक है, तो अगर हम पहले में देखें तो D4 ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन मतलब जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो D4 मतलब हम 1 2 3 और 4, लो स्पिन कहने का मतलब है यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको मिल रहे हैं D4 लो स्पिन में, D4 लो स्पिन में हमको मिल रहे हैं दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हम दूसरा देखते हैं D9 ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा। D9 ऑक्टाहेड्रल में कुछ ऐसा सिस्टम आ जाएगा, T2G और EG में ब्रेक हुए और D9 में क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले, केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको मिला। अगला क्या आंसर है D7 ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन। ठीक है, तो सेम यहाँ पर क्या होगा, हाई स्पिन बनाना है तो हाई स्पिन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो यहाँ पर क्या होगा D7 का हम बना रहे, ये वाला था D9 का। D7 में हाई स्पिन में क्या होगा 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन अब ऊपर जाएगा क्योंकि हाई स्पिन है। अगर लो स्पिन होता तो चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे ही आता। तो चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, तो यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और सबसे लास्ट है D6 टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल में पैटर्न उल्टा हो जाता है, जो T2G सेट होता है वो कहाँ चले जाता है ऊपर, इसको T2 ही बोलते हैं यहाँ पर, और नीचे कौन सा सेट आता है E सेट। और इसमें हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं टेट्राहेड्रल में, ध्यान रखना लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनते हैं। टेट्राहेड्रल D6 होगा तो 1 2 3 4 5 और 6। अगर यहाँ पर हम देखें तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं D6 टेट्राहेड्रल में आ रहे हैं। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑप्शन में आ जाएगा, D6 टेट्राहेड्रल में। अगला लास्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग अल्फा डीके इक्वेशन द करेक्ट स्टेटमेंट इज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 92 जो यूरेनियम है, 92 यूरेनियम और 238, तो नीचे जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर एटॉमिक मास होता है। ये क्या हो रहा है डिसइंटीग्रेट हो रहा है और एक कंपाउंड बना रहा है ए, इसका एटॉमिक नंबर है और ऊपर बी जो है इसका एटॉमिक मास है, प्लस 2He4 बना रहा है, एक ही पार्टिकल निकल रहा है। ये He2He4 कौन सा होता है, अल्फा पार्टिकल। और बीटा पार्टिकल क्या होता है -1 इलेक्ट्रॉन और 0। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बीटा पार्टिकल होता है और हीलियम के जो आयनाइज्ड पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, वो अल्फा पार्टिकल कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल। तो जो भी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होते हैं वो अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल इमिट करते हैं। गामा जो होता है वो न्यूट्रल होता है, गामा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर 92 यूरेनियम 238 डिसइंटीग्रेट होकर के एक अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है तो दूसरा कौन सा कंपाउंड यहाँ पर से जो न्यूक्लियस होगा वो बनेगा। तो इन इक्वेशनों में हमें सिंपल सा ध्यान रखना होता है कि दोनों साइड एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल सा है, जैसे यहाँ पर 92 है तो यहाँ पर 2 तो यहाँ चले गया तो कितना कम होगा, फिर यहाँ पर 2 कम होगा 90 हो जाएगा और x, और यहाँ पर 4 चले गया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 238 - 4 कितना हो जाएगा 234। तो 90 हो जाएगा a की वैल्यू और b की वैल्यू 234, और ये क्या ये x कौन सा होगा फिर थोरियम बन जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा। सिंपल सा देखना होता है, यहाँ पर दोनों साइड हमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को बैलेंस करना होता है बस। ठीक है, तो ये हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जहाँ पर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहा होगा तो आप लोग बता सकते हैं, और अगर इसी टाइप से आपको क्वेश्चन और चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।